हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का 86 साल की उम्र में आज शाम 5:30 बजे निधन हो गया। बिहार में मंत्री के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उठाता रहूंगा। मध्य प्रदेश में गौ माता के कल्याण के लिए मामूली कर लगाने पर विचार कर रहे हैं शिवराज सिंह। रेलवे स्टेशन पर 840 कैन विदेशी बियर के साथ पकड़ी गई नाइजीरियाई महिला। दिल्ली में 17 साल बाद नवंबर का सबसे ठंडा दिन, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में फिर से तेजी। भारत 2023 में G20 के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और फ्रांस के मुसलमानों पर बयान देकर फंसी इमरान खान की मंत्री शिरीन मजारी। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी करप्शन के मुद्दों को उठाती रहेगी और उन्हें सार्वजनिक करेगी। तेजस्वी ने रविवार को मीडिया से बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार के मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा उनके लिए जीत है, तो तेजस्वी ने कहा, चुनाव में जनादेश एक बदलाव के लिए था और सभी को पता था कि मेवालाल के खिलाफ घोटालों की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बावजूद वो जीत गए और शिक्षा मंत्री भी बनाए गए। मैं पहले भी अपनी आवाज उठाता रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने उनके इस्तीफे की मांग की और ये हुआ। हम भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते रहेंगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने लाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार गौ वंश के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए कुछ कर लगाने की योजना बना रही है। आगरा मालवा जिले के सुसनेर के समीप सालरिया की एक जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को चौहान ने गौ वंश के कल्याण के लिए कर लगाने के संभावित कदम के पीछे भारतीय संस्कृति में गौ माता को पहली रोटी खिलाने का तर्क भी दिया। भाजपा नेता चौहान ने उपस्थित लोगों से सवाल किया, गौ माता के कल्याण के लिए और गौशालाओं के ढंग से संचालन के लिए कुछ मामूली कर लगाने के बारे में सोच रहा हूं, क्या ये ठीक है? लोगों ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया। दिल्ली पुलिस के रेलवे यूनिट ने एक नाइजीरियाई महिला को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। वो नाइजीरिया से अवैध तरीके से बियर की 840 कैन लाई थी, जो दिल्ली में सप्लाई करने वाली थी। अफ्रीकी देशों में नशे की तस्करी के मामले में सुनने में आया है, लेकिन शराब की तस्करी के इस अनोखे मामले ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। रेलवे पुलिस के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह ने के मुताबिक 21 नवंबर को मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक महिला की गतिविधि संदिग्ध दिखी। जब महिला के सामान की तलाशी ली गई तो जूट के 12 बैगों में नाइजीरियाई बियर की 840 कैन बरामद हुई। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर तस्करी के लिए लाया गया लगभग 10 लाख का सोना पकड़ा गया है। तस्कर ने बड़ी चालाकी से सोने को ब्रीफकेस में लगे स्क्रू का रूप दिया था। ब्रीफकेस को देखने पर लगता था कि ये स्क्रू सामान्य रूप से ब्रीफकेस पर लगे हैं, लेकिन तस्कर की ये चालाकी एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों की पैनी निगाहों के सामने छिप न सकी। सीमा शुल्क विभाग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट की विमान संख्या FZ8325 से उतरे एक यात्री के पास से कुल 185 ग्राम सोना बरामद किया गया है। एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों की मुस्तैदी के चलते ये सोना पकड़ा गया। कस्टम डिपार्टमेंट की उपायुक्त निहारिका लाखा ने बताया कि यात्री ने सोने को 2 काले रंग की ट्रॉली बैग में स्क्रू के रूप में ढालकर बैग के नीचे फिट किया था। इन स्क्रू की संख्या 46 थी। लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम को एक बच्ची बिजली के खंभे की चपेट में आ गई। इस खंभे में करंट था। इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई। 5 साल की इस बच्ची का नाम इशिका था और वो अपने घर से टॉफी खरीदने निकली थी। जानकारी के मुताबिक कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के स्नेह नगर में रहने वाली 5 वर्षीय इशिका टॉफी लेने दुकान गई थी। इसी दौरान वो गली में बिजली के खंभे से चिपक गई, जिसकी मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई। उत्तर भारत में सर्दी के मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में रविवार को तापमान ने गोता लगाया। जहां श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, वहीं दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर के बीच रविवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 2003 के बाद नवंबर में सबसे कम तापमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 14 साल में इस महीने सबसे कम रहा। दिल्ली में जहां तापमान गिर रहा है, वहीं कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है।
देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों ने तेजी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कई राज्यों में सरकारों ने फिर से सख्ती बढ़ा दी है और नाइट कर्फ्यू की वापसी हुई है। गुजरात में बढ़ते हुए केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा अब रात में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सख्ती बताई गई है। गुजरात में अब तक 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान शादी या किसी अन्य कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी अब सभी कार्यक्रमों को रात के 9 बजे से पहले ही खत्म करना होगा। गुजरात में ये नाइट कर्फ्यू में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों ने फिर से तेजी आने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 2588 नए केस सामने आए और इसी दौरान 35 कोविड-19 मरीजों की मौत हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 से 35 और लोगों की मौत होने से प्रदेश में वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 7,559 हो गई है। यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और सावधानी बरतने को लेकर हम जन जन को जागरूक कर रहे हैं। शादी समारोह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में सीमित संख्या पर विचार कर रहे हैं। अलग अलग स्थितियों को लेकर भी विचार किया जा रहा है। जहां जैसी स्थिति होगी, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो भी आवश्यक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। यूपी में शादियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिलेगी। 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी है। शादी में बैंड, डीजे पर पाबंदी रहेगी। बुजुर्गों, बीमार लोगों को शादियों में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। नियम उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर स्थित सराहा बाजार में आज संयुक्त व्यापार संगठन के द्वारा जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने सहभागिता की। उन्होंने बताया कि आज जहां व्यापारियों का व्यापार बर्बाद हो रहा है, उसे संरक्षित करने का समय आ गया है। अन्य व्यापार संगठनों से उन्होंने एकजुट होकर संयुक्त व्यापार संगठन के बैनर तले लड़ाई लड़ने के लिए कहा। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार 60 वर्ष की आयु के बाद से सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे हर व्यापारी भाई जिसकी उम्र 60 से ऊपर हो जाए, सरकार द्वारा उसे भी मूलभूत सुविधाएं व पेंशन के तौर पर कुछ धनराशि मिलनी चाहिए। हमारे व्यापारी भाइयों की वजह से ही उनके द्वारा दिए जा रहे कर के कारण देश प्रगति करता है। इस अवसर पर संयुक्त व्यापार संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी गण मौजूद रहे। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत G20 के सदस्य देशों के नेताओं ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि सभी के लिए कोविड-19 के निदान, उपचार और टीके किफायती और समान तरीके से उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने महामारी के मद्देनजर लोगों की जिंदगियों, रोजगारों और आय की सुरक्षा के लिए हर संभव नीतिगत साधनों के उपयोग का भी संकल्प लिया। G20 के सदस्य देशों ने नेताओं ने 2 दिवसीय सम्मेलन के बाद अंतिम घोषणा पत्र जारी किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल रहे। नेताओं ने ये घोषणा भी की कि 2023 में समूह के सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मंत्री शिरीन मजारी ने एक फर्जी खबर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तुलना नाजियों से की है, जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी हो रही है। शिरीन मजारी पाकिस्तान की मानवाधिकार मामलों की मंत्री हैं। शिरीन ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों मुसलमान के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के साथ किया गया था। हालांकि बाद में शिरीन ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। पाकिस्तान में कुछ ऑनलाइन लेखों में दावा किया गया था कि मैक्रों की सरकार फ्रांस में नए बिल के तहत मुस्लिम बच्चों के लिए पहचान नंबर जारी करेगी। हालांकि बाद में इन लेखों को भी सुधारा गया और सफाई में कहा गया कि ये पहचान नंबर केवल मुसलमान बच्चों के लिए नहीं होगा, बल्कि सभी मजहब के बच्चों के लिए होगा। बाद में शिरीन ने ट्वीट कर कहा कि लेखों में सुधार के बाद उन्होंने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। दुनिया में 2 दामादों की चर्चा आजकल जोरों पर है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के 42 साल के दामाद बेरात अल-बायराक ने खुद ही वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर
जल्द ही व्हाइट हाउस छोड़ने पर मजबूर होंगे। बेरात और जेरेड के बीच की दोस्ती भी चर्चा में रही। बेरात की दोस्ती राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका से भी है। कहा जाता है कि अर्दोआन अपने दामाद की दोस्ती के बल पर ही ट्रंप प्रशासन से डील करते रहे हैं। बेरात का वित्त मंत्री से इस्तीफे को अमेरिका में जो बाइडेन के आने से भी जोड़ा जा रहा है। कश्नर राष्ट्रपति ट्रंप के सीनियर सलाहकार हैं। ट्रंप की विदेश नीति में जेरेड की अहम भूमिका मानी जाती है। अमेरिकी कांग्रेस में तुर्की को लेकर ट्रंप की नीति की आलोचना भी होती रही है। इसी साल एक टीवी इंटरव्यू में अर्दोआन ने बेरात और कश्नर की दोस्ती को अमेरिका और तुर्की के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी कहा था। तुर्की को लेकर ट्रंप की नीतियां चौंकाने वाली रही हैं। उन्हें पहले के रिपब्लिकन राष्ट्रपति से बिल्कुल अलग लाइन ली। ट्रंप ने तुर्की को लेकर 2 बार हैरान किया। पहली बार तब जब ट्रंप ने उत्तरी सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को बुलाने का फैसला किया और दूसरी बार ट्रंप ने अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों पर तुर्की के सैनिकों को हमले की अनुमति दी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।